समिश्र संख्या का मापांक व इसके गुण। प्रत्येक समिश्र संख्या z बराबर a प्लस आइटा b के लिए z का मापांक मोड z, इसको बेटा मोड z बोला जाएगा, मोड z से दर्शाया जाता है। मोड z का मान क्या होगा? वर्गमूल a की 2 प्लस b की 2। a यहाँ पे क्या है? वास्तविक भाग, और b यहाँ पे क्या है? काल्पनिक भाग। तो मोड z बराबर किसके आएगा? वास्तविक भाग की 2 प्लस काल्पनिक भाग की 2। उदाहरण के लिए यदि z को मैं -2 -3 आइटा ले लूँ तो मोड z यानी कि समिश्र संख्या z का मापांक बराबर क्या आएगा? वर्गमूल इसका वास्तविक भाग -2, तो -2 की 2 प्लस काल्पनिक भाग। काल्पनिक भाग में माइनस का चिन्ह भी आपने साथ में लेना है। -3 की 2, तो -2 की 2 कितना हो गया? 4, -3 की 2 9, तो 4 प्लस 9 बराबर वर्गमूल 13। तो इसका जो मापांक है वो आपका वर्गमूल 13 आया। समिश्र संख्या का संयुग्मी। प्रत्येक समिश्र संख्या z बराबर a प्लस आइटा b के लिए z का संयुग्मी z बार, इसको हम z बार बोलेंगे, z बार द्वारा दर्शाया जाता है। z बार बराबर a प्लस आइटा b का बार बराबर, इसको अब कैसे निकालना है बच्चों? यहाँ पे जो आइटा का चिन्ह होगा, यहाँ पे आइटा का चिन्ह a प्लस आइटा b में प्लस लिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस को हम माइनस कर देंगे और माइनस को हम प्लस कर देंगे, तो आइटा का चिन्ह बदल के उसका संयुग्मी ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि z बराबर -2 -3 आइटा हो तो z बार किसके बराबर होगा? -2 -3 आइटा का बार। तो यहाँ पे बच्चों जब इस बार को हटाएंगे तो ये जो माइनस का चिन्ह है ये हम माइनस की जगह प्लस करते हैं, प्लस की जगह माइनस। ये जो वास्तविक भाग का चिन्ह है -2, 2 के आगे जो माइनस लगा है वास्तविक भाग में है, इसको आपने नहीं बदलना। काल्पनिक भाग में आइटा के आगे जो चिन्ह लगा है माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अगर ये z बराबर 3 + 4 आइटा होता तो इसका संयुग्मी z बार बराबर 3 - 4 आइटा लिखेंगे। यहाँ पे आइटा प्लस का है तो आइटा को हम माइनस का कर देंगे। समिश्र संख्या का मापांक व संयुग्मी के गुण। पहले हम मापांक के गुण देखते हैं। तो z1 गुना z2 का मापांक, यानी दो समिश्र संख्याओं को गुना करके उनका मापांक लिया हुआ है, बराबर आएगा z1 का मापांक गुना में z2 का मापांक। दूसरा गुण z1 बटे z2, दो समिश्र संख्याओं को हमने भाग किया है z1 बटे z2, उसका इकट्ठे का मापांक बराबर z1 का मापांक बटे में z2 का मापांक। यहाँ पे हम z2 को 0 के बराबर नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि अगर नीचे 0 आ गया तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो नीचे जो z2 है वो 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा है संयुग्मी के गुण। पहला है अगर z का संयुग्मी ले लूँ और उसका फिर से संयुग्मी ले लूँ तो वो z के बराबर ही आता है। चौथा है z1 प्लस माइनस z2, सारे का संयुग्मी, यानी कि या तो हम इसको जोड़ेंगे या इसको घटाएंगे। जोड़ेंगे तो भी संयुग्मी अलग अलग हो जाएगा, z1 प्लस z2। अगर मान लो मैंने जोड़ लिया दोनों को तो z1 बार अलग अलग हो जाएगा, ये z1 के ऊपर और z2 के ऊपर। और अगर मैं इसकी जगह, जोड़ने की जगह इन दोनों को माइनस करूं, इनको घटाऊंगा तो भी वो अलग अलग हो जाएगा। पांचवा है z1 गुना z2, यानी कि दोनों को पहले गुना करके उनका संयुग्मी ले लूं, और या z1 का संयुग्मी पहले ले लूं और z2 का ले लूं पहले, फिर उनको गुना करूं, z1 बार गुना z2 बार, तो इकट्ठे का जो संयुग्मी है वो अलग अलग हो जाता है। z1 बटे z2, भाग में भी ऐसा होगा, z1 बटे z2 का सारे का संयुग्मी, यानी z1 z2 को पहले भाग कर लें, भाग करने के बाद उनका संयुग्मी लें, या पहले z1 का संयुग्मी ज्ञात कर लूं और z2 का संयुग्मी ज्ञात कर लूं, फिर दोनों को भाग करूंगा तो वो बराबर आएगा। सातवां जो गुण है वो दोनों का हम संयुग्मी और उसको इकट्ठा लेके चलते हैं। z का जो मापांक है, z का मापांक
बराबर आएगा z के संयुग्मी के मापांक के बराबर। 8वें में z और z के संयुग्मी को जब गुना करेंगे बराबर आएगा z के मापांक के वर्ग के। तो बच्चों ये मापांक और संयुग्मी के कुछ गुण हैं, इनको हम आगे प्रश्नों में प्रयोग करेंगे। आर्गन तल। बच्चों हमने कक्षा 9वीं में निर्देशांक ज्यामिति में बिंदुओं को कार्तीय तल पर निरूपित करना सीखा था। जैसे कि यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पे कुछ बिंदु लिए हैं। बिंदु A 2 4, B जो है -2 और 3 है, C 0 और 1 E वाला, D बिंदु 2 और 0 जो x अक्ष पर है, E -5 -2 यहाँ पे है, F बिंदु 1 और -2। तो हमने ये सीखा था कि ये बिंदु कार्तीय तल में किस चतुर्थांश में आएंगे और इनको कैसे हमने निरूपित करना है। अब हम इसका प्रयोग सम्मिश्र संख्याओं में करेंगे। इसी तरह तल जिसमें प्रत्येक बिंदु को एक सम्मिश्र संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, जैसे हमने वहाँ पे बिंदुओं को दर्शाया था, उसी तरह से अगर मैं कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयटा y या उदाहरण के तौर पे 3 प्लस 4 आयटा ले लूँ, तो यहाँ पे वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग से हमारे पास एक बिंदु प्राप्त होता है। उस बिंदु को हमने उसी तरह से जैसे कक्षा 9वीं में किया था, कार्तीय तल में किया था, वैसे यहाँ पे हमने दर्शाना है, तो उसको हम आर्गन तल या सम्मिश्र तल कहेंगे। तो ऐसा तल जिसमें प्रत्येक बिंदु को एक सम्मिश्र संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, सम्मिश्र तल या आर्गन तल कहलाता है। यानी कि वही हमारा कार्तीय तल है, वही हमने सब कुछ वैसे ही करना है। यहाँ पे हमारे पास हमें सम्मिश्र संख्याएं दी जाएंगी, हमने इस सम्मिश्र संख्या को एक कार्तीय तल में निर्दिष्ट कर दिया, दिखा दिया 3 और 4, तो ये मेरे पास सम्मिश्र तल कहलाएगा या आर्गन तल कहलाएगा। आर्गन तल पर सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयटा y को बिंदु x y द्वारा यहाँ पे मैंने दिखा दिया। मान लो ये मेरे पास P बिंदु है, इस P बिंदु को मैंने, जो P बिंदु के निर्देशांक हैं वो x और y होंगे। जैसे हमने वहाँ कक्षा 9वीं में किया था वैसे ही हमने यहाँ पे करना है। तो इस P बिंदु के निर्देशांक मेरे पास x y हैं, तो ये P बिंदु इस सम्मिश्र संख्या x प्लस आयटा y को दर्शाएगा। यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इस यहाँ से एक त्रिभुज बना लूँ, समकोण त्रिभुज, तो ये वाला जो इसका कर्ण है, ये लाइन OP रेखा को हम उस सम्मिश्र संख्या का मापांक कहते हैं। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यदि ये O मान लो ये A है, इसको मैं x मान लूँ और इसको मैं y मान लूँ, तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे जो OP कर्ण आएगा वो x की 2 प्लस y की 2 के बराबर आएगा। जो आपका कर्ण OP है पाइथागोरस से, आधार यानी कि OA, यहाँ पे अगर इस थीटा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ तो इस कोण के लिए OA मेरे पास आधार हो गया, AB मेरे पास लंब हो गया, तो आधार की 2 प्लस लंब की 2 का जो वर्गमूल है वो कर्ण के बराबर आता है। तो ये जो x की 2 प्लस y की 2 आ गया, यानी कि इस सम्मिश्र संख्या z में x वास्तविक भाग की 2 प्लस y यानी कि काल्पनिक भाग की 2 का वर्गमूल आ गया। इसे हम मापांक कहते थे। मापांक को यहाँ पे हम z mod z या r से लिखेंगे। और ये जो मेरे पास इस त्रिभुज के अंदर कोण बना थीटा जिसको दिखाया गया है, इस कोण को हम आयाम या कोणांक कहेंगे। इस कोण का नाम है आयाम या कोणांक।